देखिए बाबा रामदेव जी कह कह के दुनिया को बता बता के दुनिया को कह कह के दुनिया को रह गए कि भैया योग करो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योग को कितनी प्राथमिकता देते हैं। पर ये भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं, इससे लीवर या किडनी डैमेज हो रहा है। और डोलो आप सारी जिंदगी भी खा लो, आपको आज ट्रायल नजर आ रहे हैं सपोज डोलो के कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। जो लोग पिछले 25 साल से खा रहे हैं वो तो मरे नहीं। तो सर इसका कोई आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? मैं खुद डायबिटिक हूँ, 14 सालों से डायबिटिक हूँ। मैं एलोपैथी खा रहा हूँ, मैं आयुर्वेदा पूरा साथ ले रहा हूँ। काढ़ा सुबह खाली पेट पी रहा हूँ, करक्यूमिन के कैप्सूल्स खा रहा हूँ मैं, लीवर सपोर्ट खा रहा हूँ मैं कैप्सूल्स, क्योंकि मुझे पता है कि डायबिटिक से फैटी लीवर बहुत ज़्यादा होता है। मैं लीवर को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो सर जैसे आजकल लोग अपनी स्किन को लेके, अपने हेयर को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए हैं और ऑनलाइन जैसे प्रोडक्ट्स या फिर बहुत सारी कंपनीज ये क्लेम कर रही हैं कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, बट उनमें भी कहीं ना कहीं केमिकल्स ऐड हैं। भैया जो इंसान अपनी बॉडी को 1 घंटा नहीं दे सकता ना, तो उसकी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन आनी है। अगर आप अदरक वाली चाय पी रहे हैं, वुंड पे हल्दी लगा रहे हैं और अगर आप फेस पे नीम मास्क लगा रहे हैं, तो अननोइंगली आप आयुर्वेदा को यूज़ कर रहे हैं। आयुर्वेदा के क्या बेनिफिट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, आज इन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे हमारे गेस्ट डॉक्टर ईशांडा। वेलकम सर। थैंक यू डियर। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आयुर्वेदा है क्या बेसिकली, कहाँ से शुरू हुई, तो इसके बारे में आप बताएं। सब जानते हैं आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी साइंस है। साइंस इसलिए कहा जाता है कि इसमें भी पहले रिसर्चेज हुई हैं। ऋषि मुनियों ने इस पे हर चीज़ को लेकर के शोध किया है। हर एक जड़ी बूटी जो है उसके रस गुण वीर्य विपाक के बारे में उन्होंने ग्रंथों में लिख रखा है। हर बीमारी का वर्णन उन्होंने ग्रंथों में कर रखा है। उसके अलग अलग तरह के भेदों के बारे में भी उसमें बता रखा है, उसके लक्षणों के बारे में बता रखा है। ये हमारी विडंबना है कि आज की मॉडर्न साइंस जो है वो आयुर्वेदा को इतनी प्राथमिकता नहीं देती, पर उनको ये समझना चाहिए उनके दादाजी किस पद्धति से ठीक होते थे, उनके बुजुर्ग कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। क्या आज के एलोपैथिक डॉक्टर हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते, लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते, दाल सब्जी का घर पे इस्तेमाल नहीं करते? यूएसए ने हल्दी को क्यों पेटेंट किया है? क्यों यूएसए करक्यूमिन बेच रहा है? क्यों काली मिर्च को आज इतनी प्राथमिकता दी जा रही है? ये हम सदियों से मसाले अपने डाइट में लेते आ रहे हैं, तभी हिंदुस्तान में जो जीवन था वो बढ़िया तरीके से सेट रहता था। बट जैसे कहते हैं कि मिलावटी जिंदगी शुरू हो रखी है, हवा मिलावटी है, खाना पीना मिलावटी है, टेंशनें बढ़ रखी हैं, हमारी जिंदगी में फास्ट फूड और पिज्जा कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मैदे से बनी चीजें हमारी जिंदगी की प्राथमिकता बन चुकी है। हम अपने बच्चों को मैदे से पाल रहे हैं, मेयोनीज हम अपने घर में खत्म नहीं होने देते। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आज उस बीमारी को जन्म दे रही हैं जहां पे लोगों का ब्रेन का टेम्परामेंट हीलिंग को लेकर के बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुका है। हमें रिजल्ट चाहिए तुरंत। अब जो तुरंत ठीक होगी वो हमेशा के लिए तो नहीं ठीक होगी, उसको सप्रेस किया जाएगा। यही मॉडर्न पद्धति है। चीज को जब सप्रेस करना हो तो एलोपैथी है, चीज को जब बेहतर से खत्म करना हो तो आयुर्वेद है। बट आयुर्वेद के भी कुछ सिस्टम्स हैं। अगर आप डाइट लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते, देन वेरी सॉरी टू से आयुर्वेद आपको हेल्प नहीं करेगा। सर आप अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें और हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका इस करियर में मतलब कैसे आना हुआ या इस फील्ड में कैसे आना हुआ? मेरे बैकग्राउंड से मेरे फैमिली सारी इंजीनियर्स की है, तो मुझे लगा कि नहीं एक डॉक्टर चाहिए। तो अब अपना 12वीं पास करते हैं हम लोग, तो हमें लगता है कि डॉक्टर बन जाते हैं, चलो देखते हैं। जब उस फील्ड में घुसे तो देखा कि आयुर्वेदा का क्या फ्यूचर है वर्ल्ड में। आज हर बंदा आयुर्वेदा कह रहा है, बिकॉज उसको पता है कि मैं कितना ज्यादा नेचुरल हीलिंग से बेटर हो सकता हूं। बिल्कुल। तो हमने उस चीज को अंडरस्टैंड किया, देखा, पढ़ाई की, फिर उसके बाद जब हमने अपने इंटर्नशिप में थे तो और ज्यादा इसको एक्सप्लोर किया कि पूरा वर्ल्ड आज आयुर्वेदा ढूंढ रहा है। कोविड के बाद तो हम सब लोगों ने देख लिया कि आयुर्वेदा का कितना परचम लगा है। बिल्कुल। और जब डिग्री की, फिर उसके बाद डिफरेंट जॉब्स की टू लर्न, गुरुओं के पास गए, नॉलेज गेन किया, एक्सपीरियंस लिया, लोगों पे रिकमेंडेशंस दी, तो वो धीरे धीरे करते आज 14 साल हो गए हैं डिग्री के बाद हमें प्रैक्टिस करते हुए। तो अब भी सीख रहे हैं, रोज नई चीजें लर्न कर रहे हैं, रोज नए सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ताकि वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदा हम हर किसी को प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल। तो सर जैसे अभी आपने बताया था कि जैसे कि एलोपैथी जो मेडिसिन होती हैं या जो वो वाली मेडिसिन जो होती है वो प्रॉब्लम को दबाने के लिए होती हैं और आयुर्वेदा अंदर से खत्म करने के लिए होती है। तो एक ये भी मिथ है मार्केट में कि एलोपैथी से जल्दी रिलीफ मिल जाता है
और आयुर्वेदा से बड़ी इजी मतलब धीरे धीरे रिलीफ मिलता है, तो उसके कारण लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते या जल्दी इस पे आ नहीं पाते, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? जो आयुर्वेदा है ना वो स्लो साइंस है, वो सबको पता है। बट आयुर्वेदा में भी बहुत सारे सिस्टम हो चुके हैं, वो आपने देखा होगा ना आजकल एड्स में, पहले दिन से असर लीजिए, दूसरे दिन आपको ये हो जाएगा, तीसरे दिन ऐसा हो जाएगा, पहले दिन जोड़ों के दर्द खत्म हो जाएंगे। हमारे भी सिस्टम की विडंबना है कि कुछ लोग आयुर्वेदा के नाम पे अंग्रेजी दवाइयां पेल रहे हैं। आप प्रिस्क्राइब कर दो ना यार, आपको पता कि अंग्रेजी दवाई देनी है, प्रिस्क्राइब कर दो कि बंदे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बेचारा दर्द से करा रहा है, उसको टेम्पररी रिलीफ के लिए पेन किलर दे दो। जिसका नाम ही पेन किलर है, वो पेन को किल करेगी ना, पेन को किल किया, उसका असर खत्म हुआ, पेन फिर वापस। आयुर्वेद ऐसा नहीं है, आयुर्वेद इज अ स्लो साइंस। जो लोग कहते हैं कि तुरंत रिजल्ट ले लो, वो एलोपैथी दे रहे हैं और खा रहे हैं, बेशक आयुर्वेदा के नाम पे खा रहे हैं, बेशक एलोपैथी के नाम पे खा रहे हैं, बट आयुर्वेद इज अ स्लो साइंस दैट विल टेक सम टाइम टू गेट योरसेल्फ हील्ड। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो क्लेम कर रही हैं कि हम आयुर्वेदा दे रहे हैं, बट वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं केमिकल्स को ही मिक्स करके दे रहे हैं। हर किसी का नहीं कह सकते कि केमिकल्स को दे रहे हैं, बट बहुत सारी मार्केटिंग में अलग अलग मिथ्स हैं। बट मेरे को ये लग रहा है कि अगर कोई चीज इतनी जल्दी आयुर्वेदा में काम कर रही है, आयुर्वेदा में बहुत सारी हर्ब्स हैं जो तुरंत काम करती है। अब हरड़ खाओ, सुबह आपका पेट साफ होता है, आप इलायची चबा के खाओ, आपका तुरंत एसिडिटी बेटर होता है। तो बहुत सारी चीजें, आप जख्म के ऊपर हल्दी का लेप करो, बड़ी जल्दी हील होता है। आयुर्वेदा में इमीडिएट रिलीफ के लिए भी है। बट ये जो पुरानी बीमारियां हैं, जो 20-20, 25-25 साल पुरानी बीमारियां, हम उनको एक दिन में नहीं बेटर कर सकते, उनको सप्रेस कर सकते हैं। वो लोग बाद में बताते हैं हमें कि सर हम जब तक दवाई खा रहे तब तक ठीक थे, जिस दिन दवाई छोड़ी तो हमारा जो दर्द है वो 3 गुना और ज्यादा बढ़ गया। तो मतलब बिट ऑब्वियस चीज है ना, आयुर्वेदा जो चीज धीरे धीरे काम करेगी वो लंबे समय के लिए काम करेगी, जो तुरंत काम करेगी वो शॉर्ट लिव्ड होगी हमेशा। ये तो दुनिया का प्रिंसिपल है, हम सब लोग जानते हैं इस चीज के बारे में। दर्शक भी शायद जानते होंगे इस चीज के बारे में कि जो चीज जल्दी ठीक होती है, जो चीज जल्दी होती है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होती, जो धीरे धीरे होती है, कहते हैं ना सहज पके सो मीठा होए। जब चीजें धीरे धीरे पकेंगी वो हमेशा उसका स्वाद मीठा होगा। तो सर इसका कोई आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? बिल्कुल साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि सर? जैसे कि अगर हमारे एक रस शास्त्र का एक टेक्निक है जिसमें एलोपैथी वाले कहते हैं कि भस्में जो है वो मिक्स की जाती हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। भस्म क्या है सर? भस्म एक आयुर्वेदिक औषधि है। जैसे कि हम आयरन, किसी का HB कम है, हम उसमें लोह भस्म देते हैं, धात्री लोह देते हैं। अब लोह भस्म को, हम लोहे को ही इस्तेमाल करेंगे ना लोह भस्म बनाने के लिए। वो लोह भस्म को बनाने की प्रक्रिया है जो कि ग्रंथों में वर्णित है कि उसको बनाना कैसे है। उसका पहले शुद्धिकरण किया, शुद्धिकरण होता है कि उसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं उसको किल किया जाता है, फिर उसको इतना ज्यादा खरल में पीसा जाता है कि उसका नैनो पार्टिकल्स तक का लेवल हो जाए। अब आज से 5000 साल पहले तो किसी को नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था, तब वो भस्मीकरण कहते थे उस टेक्निक को। उसको इतना घिसा जाता है खरल में मर्दन के साथ कि उसका जो साइज ऑफ नैनो लेवल तक चला जाता है, जो कि किडनी के पैरेन्काइमा में से आराम से निकल जाती है। यह मिथ है कि भस्में गुर्दों को खराब करती हैं। गुर्दों को खराब क्यों करती है? बिकॉज गुर्दों में जब भस्म जाके अटकती है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, तो उसकी जो छननी है, उसका जो फिल्टर का जो रास्ता है, उसको जो सेंटीमीटर डायमीटर उसको बढ़ा देती है, और मतलब वो किडनी डैमेज करती है अगर भस्में प्रॉपरली ना बनी हुई हो, प्रॉपरली उसका शुद्धिकरण ना हुआ हो और प्रॉपर उसका मर्दन ना हुआ हो। तो ये मिथ्स करेक्ट भी हैं। तो इसी करके कहते हैं कि कंपनी का सामान लेना चाहिए और कंपनी भी ऑथेंटिक होनी चाहिए और कंपनी का भी दीन ईमान होना चाहिए कि भैया हमने जिस रोगी को कोई चीज खिलानी है, हमने वही पूरी शास्त्रोक्त विधि से बनाना है, शास्त्रोक्त सिस्टम से बनाना है और शास्त्र विधि से ही खिलाना है। तभी थोड़ा सा हम कहते हैं कि भैया जो आयुर्वेद है ना, वो आप इधर उधर से जो आज देख रहे होगे फेसबुक पे हर बंदा 4 प्लेटें लेके बैठ जाता है और कहता है जिससे ये ठीक हो जाएगा, जिससे उसने अपना इंस्टाग्राम के लाइक्स बढ़ाने हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, शायद पैसा कमाना है। बट वो ये नहीं देख रहा कि जो बंदे बेचारे सामने भोले भाले बैठे हैं वो हताश हैं, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, वो बीमारियों से घबराए हुए हैं। बिकॉज दुनिया में बहुत सारा, अगर हार्ट का कोई रोगी है उसको आप बता रहे हो कि भैया इससे ठीक हो जाएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना यार। अगर आपको लेट बीमारी के बारे में पता, आपको एलोपैथी में जाना ही पड़ेगा। तो मैं किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूं एलोपैथी आयुर्वेदा, मैं एक ही सिस्टम है कि मेरे मरीज की आयु बढ़नी चाहिए, उम्र बढ़नी चाहिए। अब उसको सांस चढ़ रहा, छाती में दर्द, मैं उसको कहूंगा ना भैया एलोपैथी के पास जा, कि उसकी ये कहूंगा भैया आयुर्वेद के ट्रायल पे बेसिस पे बैठा रहा है और तेरे को कुछ हो जाए हम जिम्मेवार नहीं भैया, दिस इज नॉट लाइफ, राइट। हमें भी पढ़ाया गया, हमें समझाया गया, इतना एक्सपीरियंस हो गया, पता है कि हमें क्या चीज करनी, किस टाइम पे करनी है। वी हैव टू एजुकेट आवर पेशेंट, ये हम एजुकेट करना चाहते हैं। सो आयुर्वेद इज अ स्लो साइंस दैट वर्क्स परफेक्टली, बट वो अर्ली एरा में अडॉप्ट करने के लिए। आपको पता लग रहा है मेरा मोटापा बढ़ रहा है, आपको पता लग रहा है कि मेरे को सीढ़ियां चढ़ने पे सांस चढ़ रहा है, वो आपका शरीर का अलार्म बज रहा है। आप उस वक्त सतर्क नहीं, आप दफागर कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहो।
ठीक है, अपने इधर डॉक्टर के पास गए, उसने 2 खुराकें दी, बेटर हो गए, फिर छोड़ दिया। ये नहीं छोड़ना। जिस दिन कोई बॉडी का अलार्म बजा ना, उसी वक्त आयुर्वेद अपनाना है। अरे तुम्हारे पास ना हो यार, अर्जुन की छाल पी लो घर बैठे, अगर आपको सांस चढ़ रहा है। अब घर बैठे दमासा की जड़ी बूटी ले लो, जो जैसे कहते हैं ना लहसुन सारी दुनिया ही खाती है, वो कहते हैं कि लहसुन का अदरक का रस वगैरह पी लो तो बहुत बढ़िया चीज है। दैट्स अ गुड इंडीड, यू शुड ट्राई दैट होम। बट एलोपैथी अगर आपको ज्यादा लक्षण है तो आपको जाना ही चाहिए। पर ये भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं, इससे लीवर या किडनी डैमेज हो रहा है। लीवर किडनी डैमेज का मैंने आपको बताया, लीवर में गर्मी हो सकती है, किडनी डैमेज नहीं होगा अगर आप सिंपल हर्ब्स जड़ी बूटियां यूज कर रहे हैं। अगर आप मेटल्स अच्छी क्वालिटी के नहीं यूज कर रहे देन डेफिनेटली किडनीज विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। बट अगर आप अच्छी हर्ब्स यूज कर रहे हैं, अब जड़ी बूटी है भाई, एक जड़ी बूटी नाले के पानी से ग्रो कर रही है, एक जड़ी बूटी पहाड़ों में पहाड़ी पानी से ग्रो कर रही है। अब आप समझ रहे हैं ना, क्वालिटी ऑफ हर्ब्स भी तो बहुत मैटर करती है ना। अब हमें यह भी तो देखना ना कि एक जड़ी बूटी बहुत मरी सी सड़ी सी पड़ी है, एक की उसकी पूरी मोटी सारी डली है, तो वो चीजें देखनी पड़ेगी ना कि ट्रिपल ए ग्रेड की हर्ब ले रहे हैं कि ए ग्रेड की हर्ब ले रहे हैं आप। भैया कहते हैं ना अडल्ट्रेशन सब जगह फैल चुकी है, हर जगह धंधा बन चुका हर चीज का। हमें समझना पड़ेगा कि डॉक्टर से दवाई लेना इज ऑलवेज ए बेटर ऑप्शन रेदर देन बाइंग और डूइंग द थिंग्स ऑफ योर ओन। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि जो भाई भी आयुर्वेदा की शरण में आना चाहते हैं, इर्द गिर्द जो भी आपके क्वालिफाइड डॉक्टर जो बीएमएस हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो एमडी हैं, जो पीएचडी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, उनके पास जाओ। अपनी तासीर, जैसे आपने कहा ना गर्म ठंडी, तासीर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सपोज डायबिटीज की, मेल हेल्थ की, मेल हेल्थ में तो सारा ध्यान ही गर्म सर्दी की होता हो। अगर किसी बंदे की तासीर ठंडी है, हम उसको गर्म दवाई देंगे, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। अगर किसी की तासीर पहले ही गर्म है और उसको गर्म दवाई दे दी भैया, तो वो तो बस आपका गला पकड़ने पे जाएगा। वो तो आपको उसका पेट में गैस बनेगी, ये फारा बन जाएगा, पसीना भयंकर आएगा, घबराहट होगी, कपड़े उतार के घर से बाहर भागेगा, लैट्रिन में खून आ जाएगा, नाक में खून आ जाएगा। सो मतलब जो बंदा पहले एक्सपीरियंस में ऐसा महसूस करता तो वो तो आपको पता ही गला पकड़ेगा, क्योंकि तासीर का मेरे हिसाब से लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और मेरे को लग रहा है कि आप सभी तासीर के बारे में जानते होंगे कि तासीर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई गर्म तासीर का बंदा ब्लैक कॉफी भी ज्यादा पी लेता तब भी उसको पसीना, तरेलियां, बेचैनी, घबराहट होनी शुरू हो जाती। तो ऐसा नहीं कि आयुर्वेदा को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो एक डॉक्टर जो युक्ति के अनुसार, जो मरीज के बल के अनुसार, जो उसके रोग की सिस्टम के अनुसार उसको औषधि दे देगा, उसमें सक्सेस के चांसेस 99% हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि आयुर्वेदिक एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। क्यों स्कैम हो चुका है? क्योंकि लोगों को अगर कैंसर है या कुछ है तो क्या एलोपैथी के सिस्टम में स्कैम नहीं है? नहीं, वो क्या कर रहे हैं, एलोपैथी के सिस्टम में स्कैम नहीं है। अभी हैं तो खबरें पढ़ते हैं कि एक बंदा मरा हो, उसको वेंटिलेटर पर लगा रखा है। ये हम नहीं बोल रहे, जो मीडिया से, जो हम बाजार में सुनते हैं वो आपको बता रहे हैं। अगर आयुर्वेदा के नाम पे स्कैम है तो स्कैम किस फील्ड में नहीं है? आप मुझे बताएं, किसी भी फील्ड की बात कर लें, आप किसी भी फील्ड में, आप शायद एक सोशलिस्ट हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आप सारा दुनिया में इधर विचरण करता है, किस चीज में स्कैम नहीं है? बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें अच्छे बंदे होने खत्म हो चुके हैं। हर बंदे का जमीर होता है, हर बंदे का सिस्टम होता है। कोई स्कैम करता है, उसकी सोच है, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी जिम्मेवारी है, उसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम ये बात करेंगे किस सिस्टम में स्कैम नहीं, उसके बारे में मुझे बताओ आप। उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये वाली भस्म या ले रहे हो, 1.5 लाख 2.5 लाख की भस्म दे रहे हैं, जिससे आपका कैंसर तक की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वो डॉक्टर को पूछो ना, वो डॉक्टर को पूछो, उसके पास कोई रिसर्च है, उसने कितने बंदों को ठीक किया है? और जो मरीज उससे दवाई लेने जा रहा है, उसने डॉक्टर से पूछा? उसने भी तो थार पैसे गिने, उसको पकड़ा दिए। ये तो हर बंदे का इक्विलिब्रियम आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये हर सिस्टम है भैया। तो आज के टाइम पे जो पंसारी हैं ये भी यही चीज़ें कर रहे हैं, तो कैसे पता लगे कि ये क्वालिफाइड है या नहीं है, या अपनी मर्जी से वो कह रहे हैं कि आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसने भी यही जड़ियाँ बूटियाँ देनी है? नहीं, ये तो मैं अपने सिस्टम से वो कहना चाहूंगा जी, आप प्लीज जितना सोशल मीडिया देख रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, जितने प्लेटफॉर्म से आयुर्वेद का उत्थान होता है वो देख रहे हैं, दैट इज रियली गुड। आयुर्वेदा बहुत बढ़िया साइंस है, बेस्ट साइंस है, और हर एक इंसान, बेशक वो एलोपैथी मानता है, बेशक नहीं मानता, आयुर्वेदा नहीं मानता, बट वो अपने घर में आयुर्वेदिक हर्ब्स को यूटिलाइज ना जाने कितने समय से कर रहा है। काली मिर्च खा रहे हैं, मेथी दाना खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, सौगी खा रहे हैं, मेवा खा रहे हैं। ये सब कुछ क्या है, कहां ग्रो करता है? जमीन से। जमीन से जो चीज ग्रो करेगी दैट इज नेचुरल, एंड व्हाट्स नेचुरल दैट इज आयुर्वेदा। तो सर लोगों के, जैसे अभी सर भी बात कर रहे हैं, तो लोगों के डर को यूज किया जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से अपना बिजनेस बनाने के लिए। किस फील्ड में ऐसा नहीं है? मतलब हाँ, हर फील्ड में ऐसा नहीं है, हर फील्ड में है, बट आज एक पैसा कमाने की होड़ हर इंसान में लग रखी है। अगर आप भी मेरे से नेगेटिव कटाक्ष पूछ रहे हैं तो उसके पीछे ये भी तो ना कि आपका टीआरपी बढ़ेगा, आपका टीआरपी बढ़ेगा, आपका भी तो आपका पर्सनल मोटिव है ना कि मेरा काम ग्रो करेगा,
मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो हर बंदे का पर्सनल मोटिव है हर चीज को करने के लिए, हमें उसकी डेप्थ में नहीं जाना, हमें अपने आप को जागरूक करना है, हमें अपने आप को पहचानना है कि हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसने मेरी नब्ज चेक की, उसने 10 मिनट मुझे दिए, उसने मेरी तस्वीर पहचानी। अगर सपोज मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं कहता हूं भैया आपको हम लोग टेस्टिंग गाइड करेंगे, अब मुझे लगता है कि उसको टेस्ट की जरूरत नहीं, बट वो मगर पड़ रहा है मेरे टेस्ट कराओ ही कराओ जी, मैं उसको वापस भेजना ज्यादा प्रेफर करूंगा, मैं उसका टेस्ट नहीं कराऊंगा। मैं क्यों कराऊं जी? उसके टेस्ट 8-10 हज़ार रुपए के टेस्ट होने उसके, सपोज मैं उसके क्यों टेस्ट कराऊं? मैं उसको ये बेटर कि मैं उसको दवाई ना दूं, रेदर कि मेरा नाम खराब हो। तो आपको ये वाला वर्ड करना आना चाहिए, नो। जो बंदा नो करना सीख गया वो जिंदगी में तर गया, जो ऐसे ही करता रह गया वो गया भैया। सो आपको नो करना आना चाहिए। अगर आप गंदा खा रहे हैं तो नो करो, अगर आप किसी के नेगेटिव संगत में बैठे हैं तो नो करो, अगर आप किसी बुरी बात को देख रहे हो उसको नो करो, अगर आप कोई अच्छा कर रहे हो तो उसको यस करो। तो भैया नो करना आना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसको आपको ट्रीट करना है, किसको ट्रीट नहीं करना है। तो ये मरीज को भी सतर्क होना चाहिए कि पहले उसका गूगल एनालिटिक्स करके देखे उसकी गूगल पे क्या रेटिंग चले। हर बंदा पढ़ा लिखा आज के टाइम में ना, हर बंदे को मोबाइल चलाना आता है, ठीक है? उसके फेसबुक के नेगेटिव कमेंट्स पढ़ें, पूरी पहले स्टडी करें ना यार, डॉक्टर के पास जाने से पहले, ठीक है ना? पूरी स्टडी करो, देखो, जानो, भालो कि वो किस कैलिबर का बंदा है। बट आजकल एक और बहुत बड़ा दिक्कत आ रखी है कि जो डॉक्टर फेमस हो रहा होता है उसके जो उसका हैंडल है उसके नीचे जो दूसरे बंदे सेम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो उसकी जलन के मारे उसके नेगेटिव कमेंट डालते रहते। तब क्या करोगे भैया? दुनिया तो आपको जीने नहीं देगी जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे आप आ जाओ। सो ये थोड़ा सा मरीज की सतर्कता है कि वो आके डॉक्टर के पास देखे कि डॉक्टर को उसकी बीमारी के बारे में नॉलेज है और क्या डॉक्टर उसकी आंखों के सामने दवाइयां बना रहा है, जो डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया वो सिमिलर चीजें उसके नुस्खे में डल रही हैं। तो ये थोड़ा सा मरीज को भी सतर्क होना चाहिए। हम एलोपैथिक दवाई लिख के आते हैं ना, वो डॉक्टर लिखता है, फिर उसको गूगल करते हैं कि भैया क्या काम करते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, फिर हम बाजार से खरीदते हैं। अपनी बात समझ, बाजार से खरीदते हैं फिर उसको खाते हैं। ऐसा आयुर्वेदा में क्यों नहीं हो सकता जी? क्यों डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर, क्यों लोग कहते हैं हमें नुस्खा बना के दे खा लो जी? ऐसा क्यों है जी? क्यों डॉक्टर ये नहीं करते कि हम आपको नुस्खा लिख के देते हैं, आप हमारे अंदर से बनवाना चाहते हैं, सेम आपको अंदर से भी मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आपको बाजार से भी मिल जाएगा। ऐसा सिस्टम अगर आयुर्वेदा में होता तो डेफिनेटली आयुर्वेदा का भी उत्थान होगा। और आयुर्वेदा एक ऐसा साइंस है जो हमारे बुजुर्ग लंबी आयु जी करके दुनिया को सदगति को प्राप्त हुए हैं। आपने देखा है हमारे फोर फादर 90-90 100 साल जीते थे और आज हम 50 साल गुजार लेते तो समझते भगवान जी शुक्र आपका, हमने अपनी जो जिम्मेवारियां वो पूरी कर दी, अब आपके ऊपर बोनस की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी एज क्यों कम होती जा रही है? हमारा लाइफ स्पैन पहले 70-80 आपने जैसे बोला कि इतने ईयर्स हम आराम से जी लेते थे, लेकिन अब 50 से ऊपर बहुत रेयर जाते हैं। तो इसका क्या? क्योंकि हम मॉडर्न सिस्टम और मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गया सारा। हम लोग डाइट भूल गए, लाइफस्टाइल भूल गए, एक्सरसाइज भूल गए, मैदे के ऊपर पल रहे हैं, सारा दिन गंदमंद खा रहे हैं। कभी सोचा आप जब, मतलब मैं कहना चाहूंगा जब रात को सोते हैं ना तो सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या खाया उसमें सोचना, आपका मन ही आपको जवाब दे देगा आपने क्या अच्छा खाया क्या नहीं अच्छा खाया, और सोचना कि मैं कितनी देर बैठा और कितनी देर चला। सिर्फ इसको आप सोच लो, आपकी हर बात का जवाब को खुद मिल जाएगा। दूसरी बात आप ये नोटिस करिए, पहले तो कोई टेस्टिंग टेक्निक्स भी नहीं होती थी। आजकल राई के बाल का बाल भी निकाल के रख देते हैं कि ये बीमारी है इस कारण से थी, ये हो गया तब हो गई आपको, और इस स्टेज में पहुंच चुकी है। आप समझिए मॉडर्न साइंस इतना तरक्की कर चुकी है, इलाज के मामले में किया कि नहीं किया वो भी बहुत लेवल तक पहुंच चुकी है, बट जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो इतना एडवांस हो चुका, बट उम्रें फिर कम हो रही हैं। आईसीयू जो भरे पड़े, जाएं किसी भी हॉस्पिटल बड़े में जाएं आपको बेड नहीं मिलेगा, आईसीयू भरे पड़े हैं। कारण भाई वातावरण है, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, खान पान है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज है व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। और हम लोग सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, हम लोग टेस्ट करने से डरते हैं। अरे भैया जब जन्मदिन आता तो एक बार ही फुल बॉडी टेस्ट कराओ ना यार, क्या दिक्कत, अपने आप को गिफ्ट करो ना यार कि मुझे अच्छी सेहत चाहिए अगले साल, मेरे को डॉक्टर की कतारों में लाइनों में धक्के नहीं खाने। अगर बीमारी पता लग गई है तो क्यों डरते हो कि मेरे को कोई बीमारी निकल आएगी? अगर निकल आएगी तो बढ़िया ना यार, उम्र बढ़ जाएगी। पर डरते हम लोग, नहीं कोई बीमारी निकल जाए, कोई सड़ी चापे में घुस जाएंगे। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने आप को टेस्टिंग के गिफ्ट करो, उसमें कुछ निकलता डॉक्टर को पास जाओ। एलोपैथी आयुर्वेदा हार्डली मैटर्स यार, बट अपने आप को ये सोचो कि मेरी जिंदगी मेरे परिवार के लिए है, मुझे अपने परिवार को एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है। आप अकेले नहीं है यार, आपके से पूरा परिवार जुड़ रखा है, 15-15 20-20 बंदे हर एक इंसान के साथ जुड़ रखे हैं। तो उसको अपनी लाइफ की वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि सारा दिन पैसे पैसे की मगर भाग रहा है, अच्छा बुरा बिना सोचे समझे कर ही जा रहा है। सतर्कता इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ यार।
तो सर एलोपैथिक में तो जैसे हम केमिकल से या सिंथेटिक चीज़ों से डील करते हैं, एंड आयुर्वेदिक में हम डील कर रहे हैं नेचर के साथ। तो अगर हम बीमार होते हैं तो एलोपैथिक में मोस्टली सब कहते हैं डोलो 650 ले लो, और ये मैंने केस स्टडी देखी है कि उसके अभी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो अगर हम बीमार हो रहे हैं तो आयुर्वेदिक में ऐसा क्या करें कि हम इन चीज़ों की तरफ ना जाएं और हम ऐसे ही ठीक हो जाएं? भैया अगर आप ये सवाल मेरे से पूछोगे जब मेरी उम्र 20 साल की होगी तो मैं कहूँगा मैं तो भैया आयुर्वेदा ही लूँगा। अगर आप ये सवाल मेरे को पूछोगे जब मेरी उम्र 35 साल होगी, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को चलने पे सांस चढ़ रहा है, अब भैया मैं तो कहूँगा भैया एलोपैथी डॉक्टर के पास जाकर ईसीजी कराओ, इको कराओ, एंजियोग्राफी कराओ, और अगर स्टंट की जरूरत हो स्टंट लवाओ, डरो मत। अरे इलाज बना करो ना यार, क्या दिक्कत है, तभी उम्र बढ़ेगी ना। यही तो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि भाई साहब आयुर्वेदा और एलोपैथी की जंग लड़नी बंद करो, सिर्फ मौके को संभालो कि मौका क्या बोल रहा है, वो मौके को अंडरस्टैंड करो, इलाज करा लो, बात खत्म है। अगर एक बार स्टंट डल गया फिर कौन सा आयुर्वेद खत्म हो गया, फिर भी तो आयुर्वेद आपके साथ ही है ना। देन यू शुड हैव आयुर्वेदा। आयुर्वेदा करो लाइफ लॉन्ग के लिए। आयुर्वेद तो रसोई में यार, दालचीनी की चाय पी लो, बात खत्म है। कोलेस्ट्रॉल के इश्यू बात कर रहे हैं ना, दालचीनी की चाय हेल्प करेगी आपको। कड़ी पत्ता आप अपने हर सब्जी में डाल रहे हो, जो आप इलायची, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है हार्ट के लिए। सो मतलब सब कुछ आयुर्वेद आपके इर्द गिर्द। यू नीड टू अंडरस्टैंड नीड ऑफ द आर्ट, इसको कहते हैं नीड ऑफ द आर्ट। व्हाट्सएवर इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी यू शुड गेट इट डन। तो एलोपैथिक में जो भी हम सॉल्ट सर्च करते हैं, हम देखते हैं कि डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया ये सॉल्ट है, हम उसको देखते हैं ये किस लिए है, लेकिन हर एक सॉल्ट के नीचे उसके साइड इफेक्ट दिए होते हैं। तो क्या हर एक मेडिसिन हमें साइड इफेक्ट कर रही है? आपको कौन सा वो सारी जिंदगी के लिए खिला रहे हैं? आपने डोलो की बात की, अगर 3 दिन डोलो खाने से आपको बुखार उतरता है तो आपको डोलो से डरने की क्या जरूरत है? आप कौन सा सारी जिंदगी खा रहे हो? और डोलो आप सारी जिंदगी भी खा लो, आपको आज ट्रायल नजर आ रहे हैं सपोज डोलो के कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो लोग पिछले 25 साल से खा रहे हैं वो तो मरे नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं ना भैया? तो ये साइंस है, इसके ये वो ऐसी वैसी चीजें आती जाती रहनी है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा नुकसान में चलोगे। सिर्फ ये सोचो कि लाइफस्टाइल मुझे आयुर्वेद का अडॉप्ट करना है, मेडिसिन मुझे आयुर्वेदा की खानी है, और एलोपैथिक जहां मुझे रिक्वायर्ड होता है मुझे वहां खानी है। अब आप डायबिटीज के ग्रस्त हैं, अब डायबिटीज से ग्रस्त हैं, आपकी शुगर 300-400 चली गई, आप आयुर्वेदा से बेटर हो ही नहीं सकते जितना बड़ी जोर लगा लो। ये मत सोचना कि फेसबुक पे बोल रहे 3 दिन में शुगर खत्म जी फलाना खत्म, वो बस राम राम वाला ही काम है उन सबका। बट प्रैक्टिकली आप खुद भी अपनी मम्मा को देखो, अपने फादर को देखो ना, अपने रिलेटिव्स में देखो, किसी की डायबिटीज विदाउट एलोपैथी कंट्रोल आई है? हो ही नहीं सकता। बिकॉज ना तो फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, ना हम अपनी टेंशन को खत्म कर सकते हैं, और ना ही परहेज कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? सो इस करके जो एलोपैथी में है वो एलोपैथी को अडॉप्ट करो, जो आयुर्वेदा में आयुर्वेदा को अडॉप्ट करो। अब मैं कहता हूं मैं डायबिटीज की प्रैक्टिस करता हूं सपोज, अब डायबिटीज में कहता हूं कि जो कमजोरी है वो आप आयुर्वेदा के बिना दूर कर ही नहीं सकते। सो कमजोरी के लिए आयुर्वेदा अपना लो यार, डायबिटीज कंट्रोल एलोपैथिक अपना लो। उम्र बढ़नी चाहिए ना, आपका हेल्थ बेटर होना चाहिए ना, आपकी वीकनेस से दूर है, मुद्दा बात खत्म है, काम करो अपना बस। सर हमने रिसर्च किया था हमारी टीम ने, उसमें पता चला कि आप भी शायद डायबिटिक पेशेंट हैं। मैं खुद डायबिटिक हूँ, 14 सालों से डायबिटिक हूँ मैं। एलोपैथी खा रहा हूँ मैं, आयुर्वेदा पूरा साथ ले रहा हूँ, काढ़ा सुबह खाली पेट पी रहा हूँ, करक्यूमिन के कैप्सूल्स खा रहा हूँ मैं, लीवर सपोर्ट खा रहा हूँ मैं कैप्सूल्स, क्योंकि मुझे पता कि डायबिटीज से फैटी लीवर बहुत ज्यादा होता है, मैं लीवर को सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे पता कि डायबिटीज से जो हमारी आर्टरीज है वो प्रॉब्लम में आती है, उसके लिए मैं करक्यूमिन खा रहा हूँ। मुझे पता कि यार शुगर मेरी अनकंट्रोल रहेगी तो मैं मल्टी कॉम्प्लिकेशन में जाऊंगा, इस करके मैं शुगर कंट्रोल के लिए एलोपैथी ले रहा हूँ। तो क्या दिक्कत है यार? हमारी लड़ाई थोड़ा ना किसी, हमारी तो लड़ाई इसी से, हमारे हमने जो बच्चों को जन्म दिया है उनका साथ थोड़ा लंबा समय दे जाएं, उनको प्रॉपर ये कह जाएं कि आपका बाप इंटेलिजेंट था, नालायक नहीं था, वो जंग नहीं लड़ता था देसी अंग्रेजी की, उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, उसकी लड़ाई थी अपनी जिंदगी में कैसे एक बढ़िया जिंदगी अपने बच्चों को देनी है और अपने आप को देनी है। तो मतलब सर जब इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो उस टाइम पे बंदा एलोपैथी की मेडिसिन को ट्रस्ट करे या यूज करे? अरे भाई एलोपैथी करे, आयुर्वेद करे, कुछ मर्जी करे, इमरजेंसी की सिचुएशन आने दो, उसमें आपके सतर्कता ही आपकी अक्लमंदी है। क्या दिक्कत है? कहां की जंग है यार? आपको मन करता है आयुर्वेद लो, आयुर्वेद मन करता है एलोपैथी लो। मैं तो अपनी आयुर्वेदिक फ्रेंड से भी बोलना चाहूंगा कि आपको पता है यार कि कब आपके पास जो पेशेंट आया है वो एडवांस स्टेज में आया है, तो उसको बोलो ना भैया एलोपैथी डॉक्टर के पास जाए। किस चीज की लड़ाई लगा रखी है कि मॉडर्न साइंस बढ़िया जी, आयुर्वेद बढ़िया जी, सब कुछ बढ़िया भैया। अब एलोपैथिक डॉक्टर कौन सा आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं खा रहे? उनको भी तो जब लीवर की समस्या आती है लीवर 52 याद आता है ना, और तो कुछ याद नहीं आता, उनको कुछ भी याद नहीं आता भाई साहब। कोई एलोपैथी में एक सिंगल गोली नहीं है जो कि आपके लीवर फंक्शन को बेटर कर सके। ये आयुर्वेदा, ये मॉडर्न साइंस ही उसका साथ लेती है। तो मतलब मेरे को नहीं लग रहा है लड़ाई करनी चाहिए दोनों को, दोनों साथ मिलके चलें तो सीरियसली इंसानों की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आयुर्वेदा में बहुत कुछ है जो अभी रिसर्च नहीं हुआ, बट सर्च तो 5000 साल पहले हो चुकी है ना।
बट हम आज उसको रिसर्च का नाम दे रहे हैं कि भैया आज हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। 5,000 साल में ऋषि मुनि ने सबको लिख रखा है कि भैया ये बीमारी इसमें ये लो आप ठीक हो जाओगे, बट वो तब लिखा है कि अगर आपकी बीमारी बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में नहीं है। उसमें ये लिखा है कि एडवांस स्टेज में है तो आपकी बीमारी कृच साध्य है, तो ये चीज आपको लैंड अप करेगी इनटू द एंड ऑफ योर लाइफ, ये लिखा हुआ है ग्रंथों में। तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कब उसको किस सिस्टम में लेना है। मतलब मेरे को अगर कोई बंदा आता है तो मैं उसको पहले बोलता हूं भाई साहब मेरे पास इलाज नहीं है, आप एलोपैथी के पास जाओ। मैं कोई पुण्य नहीं कर रहा, मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूं, बट मैं ऐसी एक अपनी प्रैक्टिस का जस्टिफिकेशन कर रहा हूं कि मुझे एक मरीज को सही राह में डालना है। मेरे को नेगेटिव कमेंट डाल रहे फेसबुक, मुझे क्या फर्क पड़ता भाई? मुझे तो मैंने अपनी जान अपने परमात्मा को देने, मेरे परमात्मा जानता कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं, और मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाना किसी को, भैया ये मैं सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। मेरे को बेस्ट करना, मैंने अपनी आत्मा के लिए करना है। बिकॉज मैं पहले डायबिटिक हूं, पहले मैं कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जी रहा हूं। अगर मैं किसी का बुरा करूंगा, पुट्ठा सीधा होकर मेरे पे ऊपर ही आएगा ना भैया, तो मुझे वो काम करना ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये डॉक्टर की इनर गिल्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सर कोई ऐसी एक मील जो आपके हिसाब से हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में जरूर रखनी चाहिए पूरे दिन में, एक चीज ऐसी डाइट में कोई आप ऐड करना चाहो? मैं तो जी पूरा डाइट चार्ट बताना चाहूंगा। जरूर सर, आप हमारे कोशिश करो कि अपनी डाइट में से मेयोनीज और मैदा बंद कर दो बस, और जो बहुत ज्यादा लाल मिर्च, काली, हरी मिर्च आप खाते हैं उसकी लिमिटेशन कर दो। और अपनी डाइट में एक टाइम आपने सलाद और फ्रूट्स लेने ही लेने हैं। उसमें बेशक आप भुने हुए चने ले लो, उसमें बेशक बॉइल्ड आप उसमें ब्लैक चने ले लो, व्हाइट चने ले लो, स्प्राउट्स डाल लो, कॉर्नफ्लेक्स डाल लो, ऐसी एक अच्छी सी फाइबरस मील लो ताकि खाने से आपका पेट का जो गट हेल्थ है वो परफेक्ट रहे। बिकॉज पुराने टाइम से नहीं, आज से नहीं, हजारों सालों से एक ही चीज का चलन है कि जिस बंदे का पेट ठीक है वो किसी रोग का शिकार नहीं होता। सो पेट तभी ठीक रहेगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, अगर पेट में कब्ज नहीं रहेगी, कोई आपको एसिडिटी नहीं रहेगी, जो खाया वो आपको पचेगा, आपका लीवर परफेक्ट रहेगा, ट्रस्ट मी रोग लगेगा ही नहीं। सर आपने होम्योपैथिक के बारे में बताएं कुछ, ये क्या चीज़ है? आपने एलोपैथिक बता दिया, आपने आयुर्वेदिक बता दिया, लेकिन ये होम्योपैथिक क्या है? तो होम्योपैथी एक एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि जड़ी बूटियों से निकलते हैं। वो एक फेनोलिक एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जिसको अल्कोहल बेस कहते हैं। वो बहुत अच्छी साइंस है, उसमें भी बहुत सारे लोग बेटर होते हैं। मुझे होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट अगर कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन बना है, बेशक आप यूनानी करें, बेशक आप सिद्धा करें, बेशक होम्योपैथी करें, बेशक आप आयुर्वेद करें, बेशक आप एलोपैथी करें, बट आप जाएं क्वालिफाइड बंदे के पास, आप जाएं उन डॉक्टर्स के पास जिनको नॉलेज है, जिनके पास, ये नहीं मैं कहूँगा कि जिनके पास एक्सपीरियंस है। जो आज की नई जनरेशन आ रही है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है, उनको पता है कि मैंने क्या लिमिटेशंस हैं, कब मैंने उसको एलोपैथी में रेकमेंड करना है, कब मैंने उसको आयुर्वेद में करना है, कब मैंने उसको होम्योपैथी में करना है। सो किसी के पास भी जाने से रुकिए मत, बट दे शुड बी क्वालिफाइड। हाँ, बहुत सारे वैद्य हैं जो कि तजुर्बे के साथ बनते हैं, उनके पास भी जाना चाहिए, बिकॉज उनके पास तजुर्बा है जिंदगी का। सो प्लीज अपनी बीमारी को डॉक्टर के पास जाकर के डिस्कस करिए। डिस्कस करने के बाद जो भी निष्कर्ष वो आपको बताता है, आप उससे संतुष्ट होते हैं तो अपनी आंखों के सामने दवाई बनवाएं। मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, मेरी किसी सिस्टम के साथ कटाक्षता नहीं है। हर सिस्टम अगर बना है तो हमारे से पहले बना है और उसकी कोई रेलेवेंस है, उस पर शोध हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, तभी वो सिस्टम बुक्स में लिख रखा है, ये बीमारी तो ये चीज आपने देनी है। हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिख रखा है भाई, हम लोग से ग्रंथ पढ़ते हैं, उसको ट्राई करते हैं, बट वो ट्रायल तो पहले से ही है। ये चीज है कि हम उस बीमारी को पिक कैसे करते हैं। अगर उसमें लिखा हो कि ये कफज व्याधि, तो हम कफज का मरीज पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, कि कफज वाले को पित्तज की दवाई दे रहे हैं, कफज वाले को पित्तज की दवाई, दैट विल लैंड अप इन अ कॉम्प्लिकेशन। जैसे बताया हमने, आयुर्वेदा की भी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो हर सिस्टम का भाई अपना गलबात होती है। तो आज के टाइम पे जो स्ट्रेस लेवल है ये बहुत बढ़ रहा है, तो कोई ऐसा आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट हो जिससे हम रिलैक्स हो जाए हमारा? देखिए, बाबा रामदेव जी कह कह के दुनिया को, बता के दुनिया को, कह के दुनिया को रह गए कि भैया योग करो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योग को कितनी प्राथमिकता देते हैं, पूरा वर्ल्ड योग को मानता, बट हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हमने तो सिर्फ पैसा कमाना है, हमें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। भैया जो इंसान अपनी बॉडी को 1 घंटा नहीं दे सकता ना, तो उसकी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन आनी है। वो किसी ना किसी बीमारी के चपेट में आएगा ही आएगा। वो टेस्ट करा ले अपने 1 साल बाद, बिना जिम गए, बिना एक्सरसाइज किए, बिना लाइफ रूटीन अच्छा फॉलो किए, टेस्ट करा ले, पता लग जाएगा वो लैंड अप कर गया मेटाबॉल डिजीज में। उसके लीवर की ओटीपीटी बढ़ गई, उससे कोलेस्ट्रॉल का ट्राइग्लिसराइड एलडीएल लेवल बढ़ गया, उसका यूरिक एसिड बढ़ गया, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, बीमारी शुरू होगी भाई साहब। समझ रहे हो मेरी बात? जो बंदा स्ट्रेस ज्यादा लेगा, नींद कम आएगी उसको, उसका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, या वो डायबिटीज में लैंड अप कर जाएगा। भाई साहब सारा कुछ तो लिंक्ड अप है ना, जितना खाया उतना पचाया, तकड़ी को बैलेंस करो, आपकी बीमारी खत्म है।
सो ये तो भैया जी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो इतने बड़े बड़े हमारे हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े स्तंभ हैं उन्होंने कितना गाइड किया, तो वो अगर आपको गाइड कर रहे हैं तो कोई कारण है ना उसके पीछे। बट ये हमारी विल पावर है, हम उसको एक्सेप्ट करते कि नहीं करते। तो मेरे हिसाब से हर बंदे को 10 मिनट की मेडिटेशन, 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करनी ही चाहिए, तो चीजें बेटर होती हैं। सो सर आयुर्वेदा कहते हैं सभी के आयुर्वेदा जो है वो जड़ पे असर करती है, प्रॉब्लम की बीमारी को जड़ से खत्म करती है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि एलोपैथी जो होती है मेडिसिन वो प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर पाती। पे असर तब करेगी ना जब जड़ तक आप अपनी भी कर्म करोगे। अब जड़ उसकी आपका गलत खान पान है, जड़ उसकी आपका बैठे रहना है, जड़ उसकी आपका टेंशन लेना है, तो फिर आप जड़ पे काम कैसे करोगे। आयुर्वेदा में अगर आपने रिजल्ट लेना है भैया तो आपको डॉक्टर के अनुसार चलना होगा। अब ये डॉक्टर आपको कितना गाइड करता है वो डॉक्टर पे डिपेंडेंट है। सो डाइट लाइफस्टाइल बिना अडॉप्ट की आयुर्वेदिक दवाई खाने का कोई फायदा नहीं भैया। मतलब हमें लाइफस्टाइल को अपने उस हिसाब से 110% बिना लाइफस्टाइल आप सेट किए आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप कल भी डॉक्टर को गालियां निकाल लोगे, अपनी किस्मत को गालियां निकाल लोगे कि मैं 10 डॉक्टर के पास जाया, मैं 20 पे जाया, मैं ठीक नहीं हुआ। बट कभी अपने आप में भी सोचोगे भैया मैंने कर्म किए, मैंने वो परहेज किए। जब हमारे सामने कोई बढ़िया सी प्लेट आती, बर्गर आता है, तो हम कहते हैं हा आजा भैया मैं तेरे को खा लूं। तब डॉक्टर याद आया, तब डॉक्टर की फोटो याद आई, डॉक्टर के वर्ड्स याद है कि मैदा नहीं खाना, मेयोनीज नहीं खानी। तब तो वो भर भर के खा रहे हैं हम लोग। हा सवाल है अच्छा से डकार आता भैया, हम संतुष्ट हो गए। अब तो वो डकार ये आ रहा कि हाँ बहुत सुखी हूं मैं आपको बीमारियां दे रहा हूं। वो डकार इस चीज का आता है भैया। तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी भाई आपको। तो सर जो जैसे अभी मतलब जैसे आपने कहा कि कंट्रोल करना चाहिए, बट ये जो लाइफस्टाइल में हमारा बन चुका है ना कि क्रेविंग तो हर पर्सन को होती है, तो वो चीजें कंट्रोल नहीं हो पाती कई बार। तो भैया पचाने के लिए सैर करो ना 45 मिनट की। अगर दिमाग की क्रेविंग ज्यादा करते हो तो भैया 10 मिनट का मेडिटेशन कर लो। कुछ शोक सभा में थोड़ा ना बैठना, सिमरन कर लो, पाठ पूजा कर लो। कितना कुछ है हमारे सब लोगों के पास। सिमरन नाम का शब्द तो इतनी बढ़िया चीज है कि आप 10 मिनट का सिमरन कर लो, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, शक्ति मिलती है, महसूस होता है कि एक ईश्वर हमारे साथ बैठे हैं, हमारे गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं कि वो हमें सपोर्ट करेंगे हर दिक्कत में, हर समस्या में। इतना हमारे जो गुरुजन उन्होंने वाक कर रखे हैं उसको एक्सेप्ट करो। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हम लोग? वाई? क्यों अपनी एक सोच के आरों में गिर भाग रहे हैं हम लोग? यही है ना, और पैसा कमा लेंगे भैया, जिंदगी में 10 करोड़ कम कमा लोगे, क्या दिक्कत आ जाएगी? वो दिक्कत आ जाएगी, बच्चों को लंबा समय तो दे जाओगे। सीधी सी बात है जी। अगर आप बढ़िया खान पान रखेंगे तो 70-80 साल जी जाएंगे। अगर बढ़िया खान पान नहीं रखेंगे तो 50-60 का दायरा है। बट ये नहीं कोई बंदा सोचता कि जो उन्होंने 50 से लेकर 70 तक की जिंदगी जीनी है, 20 साल और ज्यादा जीना है परहेज के साथ, लाइफस्टाइल के एक्सरसाइज के साथ, उसमें उन्होंने पैसे ही कमाने हैं ना। तो मेरे साथ जो बंदा लाइफ में डाइट लाइफस्टाइल, अच्छे डॉक्टर के पास टाइम पे जाना, अपनी टेस्टिंग रेगुलर करानी, अपने ऊपर पैसा खर्चना, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना, वो ज्यादा पैसे कमा के दुनिया छोड़ता है, वो ज्यादा समाज जी के दुनिया छोड़ता है, और ज्यादा क्षमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। अब मर्द है भैया, घर में बेला तो बैठेगा नहीं, वो काम कोई ना खुराफाते चलाता रहेगा वो। तो जिसके पास 50 साल तक का तजुर्बा है वो बेला तो बैठा नहीं होगा। हर बंदे का तजुर्बा होगा, जिसके पास तजुर्बा है वो कुछ ना कोई भैया कमा ही लेगा। और आप खुद सोच सकते हैं वो ज्यादा पैसे कमा के मरेगा कि कम पैसे कमा के मरेगा। मुद्दा तो पैसे कमाने का है ना भैया। और मर्द को सारे दिन यही टेंशन रहती है कि किराए भरने हैं, बच्चों को बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है, बढ़िया पढ़ाना है, बढ़िया खर्चा पानी कराना है, बढ़िया गाड़ी लेनी है, अपना सोशल सर्कल मेंटेन बढ़िया, यही है ना, और तो कुछ भी नहीं है। सो थोड़ी सी हेल्थ की तरफ ध्यान दे, तो जितना मर्जी वैसा कमा लो। और मोर ओवर जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपका एनर्जी लेवल, आपका ब्रेन का थ्रेशोल्ड लेवल बेटर होगा। आप खुद देख लो, आपको सुस्ती आती हो ना, 10 दिन आप सैर करनी शुरू कर दो, 11वें डे आपको महसूस होगा यार आज मेरी बॉडी में एनर्जी है, आज मेरा वो सुस्ती वाला सीन कहाँ गया, आज मैं वासी नहीं मार रहा, आज मैं थका हुआ नहीं हूं, आज मेरी नींद भी बढ़िया आ रही है। भाई साहब बॉडी हिलती है, मसल हिलते हैं, तो भैया रिलैक्स होती है बॉडी। भैया समझना पड़ेगा, सब चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी। अच्छा सर, आप ये कह रहे थे कि आज के टाइम पे लोगों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है बहुत कम हो चुका है। क्यों इतने ज़्यादा IVF सेंटर खुल रहे हैं? क्यों लोगों की मैरिड लाइफ जो है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो रही है? भाई साहब फिर वही कारण वही है भैया, खान पान और स्ट्रेस। पुराने टाइम में लोग दूध दही देसी घी पनीर बढ़िया तरीके से खाते थे, बढ़िया तरीके से पचाते थे, घर में प्रॉपर रोटी खाते थे, हरी सब्जी खाते थे, फल खाते थे। जो नॉनवेज खाते वो नॉनवेज अच्छे तरीके से खाते थे, उसको पचाने के लिए घर पे सारे काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, खाया और पचाया, हर चीज नॉर्मल है ना भैया। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसका सारा मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, और अगर आपने लीवर स्वस्थ कर लिया तो बेस्ट हो गया। बट लोग कहते हैं भैया जी फैटी लीवर तो कोई बीमारी ही नहीं है, कुछ नहीं होता फैटी लीवर, ये तो पंजाबियों की जान है।
जिसकी थोड़ी सी तोंद बाहर हो फैटी लीवर से ग्रस्त है, पर उसको ध्यान नहीं देते। अरे कुछ नहीं, कोई नहीं, डॉक्टर भी कहते कोई नहीं तो रहना है, बट दिस इज नॉट लाइफ यार। अगर आपका एक ऑर्गन जिसमें वो चीज बन रही है वो प्रॉब्लम है, तो भैया जी आप कैसे उसको नॉर्मल कर लोगे? फिर तो इंजेक्शन ही रह गया। और एक आपको बता दूं कि इंजेक्शन वाली जिंदगी में इंजेक्शन सारी जिंदगी लगते हैं भैया, फिर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चलो 2-3 इंजेक्शन लगवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कई बार बनना ही बंद हो जाता है। सो हमेशा ये नेचुरल चीजों को नेचुरल रखें। लॉन्ग मसल्स की एक्सरसाइज से टेस्टोस्टेरोन बनता है। बाजू मसल्स, बैक के जब हम स्ट्रॉन्ग मसल्स, लॉन्ग मसल्स लंबे वाले, जो टांगों के मसल लंबे होते हैं, बाजुओं के मसल लंबे होते हैं, बैक के मसल लंबे, उनकी एक्सरसाइज करोगे तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा। तो करो ना एक्सरसाइज यार। ये तो हो गया कि चलो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम कर रहे हैं तो उससे हमारा बूस्ट हो जाएगा। कोई ऐसी मेडिसिन भी हैं जिससे हम बूस्ट कर सकते हैं? हाँ, कौच बीज है आयुर्वेदा में, अश्वगंधा है, सालम मिश्री है, सालम पंजा है, उसमें वंग बसम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बट वो अच्छी क्वालिटी की बनी होनी चाहिए। सो देयर लॉट मेनी हर्ब्स जो कि इस चीज़ को बेटर करते हैं। केसर बहुत अच्छा हेल्प करता है इस चीज़ में, बना आपको टेस्टोस्टेरोन नेचुरल बूस्टअप करने में। तो मतलब खाइए आप, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। सोयाबीन बहुत बढ़िया हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने में। सो सोयाबीन का दूध पीजिए तो चीज़ें बेटर होती हैं। एलोपैथिक बोलती है कि दूध नहीं पीना चाहिए, बट आपके आयुर्वेदा में बोलते हैं कि दूध को रात को पीना चाहिए। भैया एक्चुअली क्या है, अडल्ट्रेशन बहुत हो रखी है। अब आप आए दिन टीवी में देखते हो कि भैया सनसनीखेज सी न्यूज बना दी जाती है कि भैया दूध के ये पकड़े गए, वो पकड़ा गया, ऐसा पकड़ा गया, वैसा पकड़ा गया, तो इंसान डर रखे हैं। एलोपैथी वाले डॉक्टर गलत नहीं है, उनको ये पता है कि दूध में फैट होता है, जो फैट है उसको पचाना पड़ता है, और पचाने वाले दिन शायद बहुत सारे लोग जन्मे नहीं हुए। कोई कहते हैं बैठ रहे आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, दूध है, बस बात खत्म है। मैं भैया आपको पहले बताया कि जितना खाया उतना पचाया। हर चीज के सक्सेस के पीछे एक ही प्रिंसिपल है, जितना खाया उतना पचाया वाले प्रिंसिपल पे आ जाओ। उसके लिए आपको एक्सरसाइज अपनी लाइफ में एसिमुलेट करनी ही पड़ेगी। ओनली देन यू कैन हैव ऑल द एम्यूनिटीज दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, यू कैन एंजॉय दैट। ज़्यादातर कौन से पेशेंट आते हैं आपके पास? हमारे पास बेल इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, लीवर फंक्शन, जॉइंट पेन, माइग्रेन, लेडीज इश्यूज, मतलब हर चीज, हर तरह के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो मेल फर्टिलिटी पे सर थोड़ी सी हम बात करते हैं उस पर। जैसे बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मिथ भी है, क्या जितने पेशेंट्स आते हैं वो एक्चुअल में उन्हें प्रॉब्लम्स होती है, या फिर वो कहीं ना कहीं एक दिमाग का मिथ लेके आते हैं? भाई साहब, अब हर बंदा, हर जो मेल है वो कहीं ना कहीं गंदी साइड्स तो देखता ही देखता है, ठीक है जी। वो साइड्स में देखता है जी, आधा घंटा लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट उन्होंने वो कट्स नहीं देखा जो कट्स लगे होते हैं। अब आप तो वीडियो एडिटर्स हैं, आपको पता है कि आपने कैसे कट लगाना, कैसे किस तरह से करना है। वो कट नहीं देखते उस चीज़ के, वो देखते भैया वो उसका साइज इतना अच्छा है, वो आधा घंटा लगा हुआ है, तो मेरा भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता यार। नेचुरल चीज में साइज जो कुदरती है वो वही रहेगा, बट साइज नहीं बढ़ता। दवाइयां, तेल तूल जो मर्जी लगाते रहो, कुछ नहीं बढ़ता। एक बहुत बड़ा धंधा मार्केट बन चुकी है, ठगने वगने का जो भी सिस्टम है, आई विल नॉट कमेंट इनटू दैट। हर बस स्टैंड के बाहर, चलो विल नॉट गो इनटू द बेसिक्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स। हम, मुझे लग रहा है कि मुझे आपको एजुकेट कर दूं तो मोर देन इनफ है। जिसने सुनना हो वो मान लेगा, नहीं तो दुनिया तो बेचारे पैसा लगा ही रही है ना। सो अगर आपका जो टाइमिंग है इंजॉयमेंट का अपने पार्टनर के साथ, फीलिंग ऑफ लव जो इसको कहते हैं, देखिए कभी खुंदे के साथ हम इंजॉय नहीं कर सकते। आपको गुस्सा चढ़ो खुंदो का, आपको रिएक्शन ही नहीं आएगा, तो वो बीमारी नहीं है। एक प्यार की फीलिंग है, एक दिल का इजहार अपने पार्टनर के साथ। जब अपने पार्टनर की फीलिंग में आते हैं तो नेचुरल रिएक्शन होता ही होता है, वो एक स्वाभाविक सी चीज है। उस इंजॉयमेंट में आप 2 से 5 मिनट कर रहे हैं तो यू आर हेल्दी मेल। सो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको रोज नाइटफॉल हो रहा है, या किसी से बात करते हुए चिपचिपा पानी, जिसको धात कहते हैं, स्पर्मेटोरिया कहते हैं, ऐसी चीजें, तो देन यू हैव सम सिम्टम्स, जैसे चीजें भूल जाना, थकान महसूस होना, एक बारी करने के बाद दूसरी बार नहीं एंजॉय कर पाना, गुस्सा जल्दी आना, फ्रस्ट्रेशन जल्दी आना, बॉडी में एक से रहनी। सो ये आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है उस टाइम पे। अगर आपका टाइमिंग 1 गो में 30 सेकंड से 40 सेकंड्स रह रहा है तो आपको डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है। अगर आपको इरेक्शन में दिक्कत है, या आप इंजॉय करते करते ड्रूपिंग ऑफ पेनिस से आप परेशान है, जिसको ढीलापन कहते हैं, तो आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। अगर आपका स्पर्म काउंट कम है और आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही, तो आपको इस चीज की जरूरत है। सो भैया एक्चुअली क्या है, जैसे आपका सवाल था बहुत बढ़िया कि आज IVF सेंटर्स क्यों खुल रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लेट मैरिज। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मैरिज लेट करते हैं तो मेल के जो स्पर्म्स की क्वालिटी वो डाउन हो जाती है। फीमेल्स में जो एग्स होते हैं, जिसके कारण को मेंस्ट्रुएशन आती है, वो एग्स का जो लेवल है, जो एग्स की क्वांटिटी, वो कम होनी शुरू हो जाती है। मैक्सिमम फर्ट अगर सरकार ने 21 साल शादी का दायरा रखा है तो बेस्ट रखा है, बट हम लोग उस चीज का ध्यान नहीं रखते।
हम लोग सक्सेस, कामकाज में अपने आप को राइज कराने में, ग्रो कराने में हम अपने आप को आसक्त रखते, व्यस्त रखते हैं. इट इज मेल्स और फीमेल्स बोथ. सो अगर फीमेल 30 साल की उम्र में शादी कराएगी तो उसको आईवीएफ की तरफ जाने के चांसेस 20 से 30% हो ही जाते हैं. बट हम लोग नहीं, भाई यहां पे शफा है, वहां चला जाओ जी, वहां चला जाओ, वहां का वहां चला जाओ. बट ये साइंस है यार. ये विद एज तुम्हारे एग के रिजर्व्स कम हो रहे, क्या कर सकते हो तुम उसमें? तुम्हारी गलती है ना, तुम लेट शादी करा रहे हो. तो एग को रिजर्व्स करा लो. अब वो प्रियंका चोपड़ा है, उसने शादी कराई 40 ईयर्स के लगभग में, बट उसने अपने एग्स पहले रिजर्व करा रखे थे. बेबी प्लान के लिए हो गया बेबी. अब इसको आईवीएफ थोड़ा ना कहेंगे भैया. औरत का ही अंडा है, उसके हस्बैंड का ही स्पर्म है. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ग्रो हो गया बेबी, आपका ही बच्चा है ना वो. तो ये करा लो. अगर आपने लेट करना तो साइंस का इस्तेमाल करो ना भैया, क्या दिक्कत है उसमें? मैं नहीं कर रहा. ये तो सेलिब्रिटीज आपको रेगुलरली दिखाते हैं, तो सेलिब्रिटीज को गुना थोड़ा ना करता. मैं तो सेलिब्रिटी आपके लिए एक ट्रेंड सेटर्स हैं कि हमने कराया, अभी करा सकते हैं. साइंस का मेरी बात समझ रहे हैं ना? बच्चा तो चाहिए यार, बच्चा तो चाहिए ना आईवीएफ सेंटर से. अब आईवीएफ कौन सा 100% का सक्सेस है? वीडियो देखते लोग बताइएगा कमेंट्स में जरूर कि क्या आईवीएफ 100% सक्सेस होता सक्सेसफुल. मुझे तो नहीं लगता. अब हर चीज में इट्स एंड बट्स हैं, 50-50% की रेशियो है. तो इंटेलिजेंट वही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपने प्रोफेशन में थोड़ा सा ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपना जो लेवल्स हैं, जो आप अपना एग्स हैं फीमेल्स, वो अपना स्टोर करा लें. 10 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं एग्स को. 10 ईयर्स. मेल्स अपने स्पर्म को ग्रो करके रख लें, वो 6 मंथ्स तक अपने आप स्पर्म्स को बचा करके रख सकते हैं. वैसे आप अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम, मेडिटेशन करें, दूध दही देसी की पनीर खाएं, उसको पचाएं. नॉनवेज खाते हैं तो अच्छा नॉनवेज खाएं, प्रोटीन डाइट लें, तो स्पर्म्स कहीं नहीं जाते. 45-50 ईयर्स तक आप एक नेचुरल अच्छे स्पर्म्स हेल्दी रख सकते हैं, बशर्ते कि आप डाइट अच्छी ले रहे हैं. बिकॉज वही डाइट एंड लाइफस्टाइल हर जगह ही ये रिजल्ट्स देते ही देते हैं. इस पे एवरेजली कितना एक्सपेंस आ जाता है? जैसे आपने बताया कि हम फ्रीज करवाते हैं. ब्रदर, हम लोग फ्रीज नहीं कराते. हम तो एक नॉलेज आपको शेयर कर रहे हैं ताकि लोग अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा करके इस चीज को जरूर बात करें. ओके. तो सर, आप अलग अलग लोगों के कुछ अनोखे सवालों की बात करते हैं. कैसे कैसे तरह के लोग आपके पास सवाल लेकर आते हैं, वो हमारे व्यूअर्स को आप एक बार बताएं. बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर मैं दवाई लूं कि ना लूं, हर चीज़ की. मैं कहता हूं भैया अगर तुम्हें बीमारी लग रही है तो लो, नहीं लग रही तो ना लो. हम लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं जो बंदे वहमी होते हैं. सर ये मुझे दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? अरे भैया जब तुम पहले सोच ये लेके आ रहे हो तुम्हें साइड इफेक्ट होगा ही होगा. पहले दिमाग खाली करके आओ डॉक्टर के पास. अब एक डॉक्टर उसको दवाई देगा कि उसको समझाएगा, कितना आश्वासन देगा? एक ही सवाल को 10-10 बारी जो पूछेगा, हम तो भैया उसको हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब आप राम भरोसे हैं तो आप किसी और बड़े डॉक्टर को मिल लीजिए जो कि आपके इतने सारे सवालों का जवाब दे दे. बट मैं कहने का ये मकसद था कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो पूरे विश्वास के साथ जाइए, उस पर 100% का ट्रस्ट करके जाइए कि ये डॉक्टर क्वालिफाइड है, मैंने इसको देखा है और क्या मैं इसकी हर बात से संतुष्ट हूं, क्या इसने मेरे रोग को प्रॉपरली एनालाइज किया है, क्या मेरे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर गया है, फिर उससे दवाई लो. डेफिनेटली लो, आंखें बंद करके लो. और अगर कोई दिक्कत आती है तो उससे फोन पे संपर्क करो यार. वो डॉक्टर ही का जो आपको दवाई देने का फोन ही ना उठाए. अब डॉक्टर ने आपको दवाई दी तो वो गाइड भी करेगा ना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो करो. लोग वो डॉक्टर को फोन ना करके दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं. सपोज गैस बन गई तो वो अपने चक्कर में कि मेरा मरीज दूसरे के पास ना चला जाए, वो उसको बड़े 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 शब्द गिना देता है. ये हो गया जी, वो हो गया जी, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी. अरे क्यों यार भैया, जिस डॉक्टर ने दवाई दी उसको पता ना भैया क्या हो सकता है, वो भी तो इक्वली कैलिबर है ना उसको सेट करने के लिए. बट यहां पे हम लोग अटक जाते हैं भैया. मैं कहना चाहूंगा अपना विश्वास मत डगमगाने दें. अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए वो इक्वली कैलिबर है आपको बेटर करने के लिए. जब तक कि वो आपको ना कहे कि आप बड़े डॉक्टर के पास जाएं तब तक आपको उससे संपर्क बनाए रखना चाहिए. सर आजकल एक प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल हो चुकी है, हर एक इंसान को आई थिंक वो प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम. उससे बचने के लिए या उसको हटाने के लिए कोई हिंग खाओ ना भैया. हिंग बहुत बढ़िया चीज है, अपनी डाइट में हिंग ऐड करो ठीक हो जाएगा. ब्लोटिंग क्या है भैया? जो गैस है वो आपके पेट में इधर उधर घूम रही है, आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स वो हो रही है पेट की, वो गुड़ कभी इधर बज रही है कभी उधर बज रही है. तो गैस को नीचे से निकाल दो ना भैया, बात खत्म. पुराने टाइम में तो बुजुर्ग आशीर्वाद देते, हाकते पा देते रहो. ये आशीर्वाद होता था पुराने टाइम का भैया कि तुम्हारा पेट सही है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी. और ये सबसे बड़ी बात है, जो ब्लोटिंग है वो 2 बंदों में ज्यादा होता है, जो सोचते ज्यादा हैं और जो पेट प्रॉपरली फ्रेश नहीं कराते. हो गई भैया, ये खा लो, हिंग खा लो डाइट में, ठीक हो. सलाद फ्रूट्स खा लो, ठीक हो गया. और सबसे बड़ी बात पता क्या है, जब तक भूख ना लगे कुछ ना खाओ. बट हमारा चलन क्या है कि भैया 10 बजे ब्रेकफास्ट करना ही करना है. वो भैया पेट मांग नहीं रहा, तुम उसको तुम ही जा रहे हो, तो क्या पेट का कसूर है भैया?
हर बंदे को भूख लगती है, उसको लगता है कुछ खा लो तो मैं गिर जाऊंगा, तब तक नहीं खाना। जब पेट मांगे ना कि भैया लीवर कहे कि अब मेरे को भैया कुछ चाहिए नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, तब खाओ, बढ़िया रहोगे। इसमें ये नहीं बात कि मैं तो गिर जाऊंगा तो खाओगे। हर बंदे को पता है मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है। जब बॉडी डिमांड करे कि मुझे कुछ चाहिए तो खाओ, कभी पेट की दिक्कत नहीं होती। बिकॉज लीवर रेडी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। पहले लीवर कुछ मांग नहीं रहा, हम और लीवर पे बोझ डाली जा रहे हैं, तो भैया जी वो कहता भाई साहब हमारी तो होगी तौबा, अब डॉक्टर के पास चलो। फिर डॉक्टर बोलता ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं करना। 90% लोग तो मान जाते हैं, पर 10% फिर कहते हैं डॉक्टर कौन है, उसको क्या पता है, मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट और खाऊंगा। बस फिर भैया फिर तो तांता ही लग गया था डॉक्टर के पास जाने का। फिर क्या करेगी बेचारी ब्लोटिंग, क्या करेगी कब्ज, और क्या करेगी टेंशन। फिर तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन में जाओगे ना भैया, आप IBS में लैंडअप करोगे, फिर डॉक्टर की गेड़े हैं बस। सर ये अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मूसली, इसकी बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। तो मतलब हर एक ब्रांड इसको प्रमोट कर रहा है, लेकिन अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 400 से लेके 3000 4000 तक भी जा रहा है। तो इसका पीछे क्या है कि जो चीज़ जितनी महंगी है वो उतनी इफ़ेक्टिव है, या जस्ट हमारा कुछ कह सकते हैं कि क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन चुकी है कि हम भैया अश्वगंधा 400-500 रुपये किलो की हर्ब है, मेरी बात समझ गए ना। आप उसको 10:1 का एक्सट्रैक्ट भी ले लोगे तब भी वो 3-4 हज़ार रुपये का आता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं। कोई ये कह रहा है इसमें ये है, कोई कह रहा है ये कह रहा है उसमें वो है, कोई कह रहा है इसमें ऐसे है। अब भैया अब दुनिया सब जानती है, कहते हैं ना सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। दुनिया को सब पता है कि क्या महंगा है क्या सस्ता है, बट वो बेचारे परेशान इतने हैं, दुखी इतने, हताश इतने हैं, उनको लगता है कि शायद ये बंदा बोल रहा है मेरी समस्या का हल हो जाए। बट उस पर लिखा होता है कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपको रात को नींद अच्छी आएगी। भैया आपके दिमाग पे स्ट्रेस पड़ा, अब दवाइयों से कैसे स्ट्रेस खत्म कर लो मुझे बताओ आप। मेरी बात समझ गए ना। आपका बच्चा बीमार हो गया सपोज, ठीक है जी, तो आप घर पे कैसे बिना स्ट्रेस के सो जाओगे? आप 100 कैप्सूल अश्वगंधा का खा लो। मेरी बात समझ गए ना भैया। स्ट्रेस तो स्ट्रेस लेने से कम होगी ना, दवाइयों से तो कम होगी नहीं। हमारी बहुत बड़ी साइकाइट्री की फील्ड है, ठीक है, हम उसमें दवाइयां भयंकर 10-10 गोलियां 20-20 गोलियां खिला रहे हैं, बट उस फील्ड में ये थोड़ा तो बंदे की टेंशन ही खत्म हो जाती है, आराम आया तो सो जाता है बंदा बस। दिस इज द मैक्सिमम हेल्प दैट वी कैन हैव। बट मार्केट है, अच्छा है, प्रोडक्ट बढ़िया है, रिजल्ट है, बट पंगा क्या है वही लॉन्गेविटी। और जो बंदा ये प्रोडक्ट लॉन्च करे उसका ज़मीर कैसे है, वो क्या खिला रहा है, बस ये चीज़ है। तो हम उन प्रोडक्ट्स की प्योरिटी को अगर हमने चेक करना हो तो वो इंसान किस चीज़ पे या किस कंपनी पे विश्वास करे? अब इसके बारे में तो भैया मैं आपको नॉलेज नहीं दे सकता, ना ही मुझे चीज़ के बारे में पता है। मैं तो कहूँगा कि आप थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है वो आप डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी को देख करके लीजिए कि क्या वो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है, क्या डॉक्टर ने उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है, क्या डॉक्टर ने आपको उसके बारे में गाइड किया है। बट हमारे लोग ही इतने मूर्ख बन रखे कि वो डॉक्टर को बिना गए ही अपने आप ऑनलाइन मंगवा के चीज़ें खा रहे हैं। क्या डॉक्टर ने कोई ऑनलाइन चीज़ रेकमेंड की है? क्या डॉक्टर ने आपको समझाया वो किस तरह से काम करेगा? क्या डॉक्टर ने जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताया है? बट बिना बताए हम लोग, क्योंकि जब से ChatGPT आई है, मतलब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना यूज़ कर रहे हैं, उसमें जस्ट लिखते हैं कि मेरे को ये बीमारी है, ये सिम्टम्स है, और वो खुद पूरा डिस्क्राइब करके दे देती है। भाई साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमारे जैसे लोगों ने लिखा ना। मेरी बात समझ गए ना। किसी बंदे का दिमाग का जो शो था, जो रिसर्च है डॉक्टर की, वो थोड़ा ना उसने उसमें डाल दी। उसमें तो जो गूगल में आप सारा को देख रहे लिखा हो उसी को उठा के वो पेली जा रहे हैं ना। अब गूगल में एक कंटेंट आप लिख दे, कंटेंट मैं लिख दूंगा, क्या दिक्कत है? मेरे जो मन में है वो लिख दूंगा। मेरे को नॉलेज है कि नहीं है वो किसी को क्या पता। आप लेमैन है, मैं आपको 4 बढ़िया बढ़िया वर्ड चिपका दूं अंग्रेजी के, है ना, आप भी कहें डॉक्टर बड़ा इंटेलिजेंट है यार, बट वो तो दूसरे डॉक्टर ही बता देते ना वो सही लिखा कि नहीं लिखा। भैया आपको तो आप तो लेमैन हो, आपको क्या पता मेरी फील्ड के बारे में। अब आप अपनी स्ट्रीम के मुझे 4-5 बढ़िया बढ़िया चीजें चिपका दो। अब ये पॉडकास्ट ही आप कह रहे हो, हमें तो पॉडकास्ट नहीं पता क्या चीज़ है, बट आपको इसके बारे में सारी नॉलेज है। आपने पूरा सेटअप लगा रखा, पूरी सेटअप के बारे में नॉलेज है, क्या चीज़ चाहिए, किस तरह से क्या चीज़ चाहिए, कौन से सवाल पूछने हैं, क्या चीज़ें करनी है, राइट। सो हर कहते हैं ना जिसका काम उसी को साधे। सो ये तो भैया मेरे हिसाब से तो आपको डॉक्टर के पूछे बिना ना रिकमेंडेशन नहीं लेनी चाहिए। ये तो ट्रू है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जितने नेट पे पढ़े हैं वो डॉक्टर ने लिखे ही नहीं है, वो हमारे जैसी कोई इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर बैठे हैं जो ये लिखते जा रहे हैं। भाई साहब आजकल तो बुरा हाल है भैया जी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, जीरा खा लो भैया, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, ये 4 जड़ी बूटी ले लो। भैया डॉक्टर को तो क्रिमिनल बना के रख दिया। डॉक्टर कहां से क्रिमिनल हो गया भैया? तुम्हें याद होना चाहिए कि जब तुम्हारी ऐसी की तैसी फिरनी है ना, तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर के सामने जाके हाथ जोड़ने हैं। जो बड़े बड़े आज फेसबुक पे बोल रहे हैं ना ऐसा कर लो वैसा, डॉक्टर तो चोर है, फलाना है, धमकाना है, को भैया तुम्हारे को भी जब डायबिटीज हो तुम्हें डॉक्टर की शरण में जाना है, जिनको तुम गालियां निकाल रहे हो, तब किस आंखों से किस सिचुएशन को जाके फेस करोगे?
डॉक्टर क्रिमिनल नहीं है भाई, डॉक्टर करप्ट नहीं है। डॉक्टर चाहता है कि मेरा हर मरीज ठीक हो, डॉक्टर चाहता है कि मैं अपने मरीज को बेस्ट गाइड करूं। अरे भैया अगर वो 1000 रुपये फीस ले रहा तो उसका कैलिबर है ना, तब वो ले रहा 1000 रुपये आपसे। अगर किसी बंदे का तजुर्बा है तो वो आपको गाइडेंस दे रहा है, अपना समा दे रहा है, अपना सिस्टम दे रहा है, अपनी नॉलेज दे रहा है, जिंदगी का शोध दे रहा है, क्यों ना ले आपसे पैसे हो। आप बाजार शॉपिंग करने जाते हो, कभी पूछते हो कितने पैसे क्यों ले रहे हैं? आप किसी बड़े स्टोर पे जाते हो, वहां आपको 10,000 का बिल चिपका दिया जाता है, कभी पूछते हो कितने का ले रहे हो? ठेके पे जाते हो, बढ़िया शराब ऑर्डर करते हो, कभी सोचते हो कितने का ले रहे हो? भैया डॉक्टर की जेब में क्यों तुम लोग देखते हो जी? तुम ये देखो कि क्या डॉक्टर तुम्हें ठीक कर रहा है, क्या डॉक्टर तुम्हें बढ़िया गाइड कर रहा है। भैया मतलब हर चीज का सिस्टम है, अपनी सोच बदलो तो जग बदलेगा। तो सर जैसे आजकल लोग अपनी स्किन को लेके, अपने हेयर को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, और ऑनलाइन जैसे प्रोडक्ट्स या फिर बहुत सारी कंपनीज ये क्लेम कर रही हैं कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, बट उनमें भी कहीं ना कहीं केमिकल्स ऐड हैं। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहोगे कि प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए या फिर होम रेमेडीज से ही हमें ये चीज़ें कवर करनी चाहिए अपने स्किन के लिए, अपने हेयर हेल्थ के लिए? हर चीज की कंसल्टेशन डॉक्टर के हिसाब से करनी चाहिए भैया। डॉक्टर जो गाइड करे वो करो। कभी आप उसमें देख लो, हमेशा एलोपैथी कुछ ना कुछ मिला होगा। आप हर्बल के नाम जो टूथपेस्ट देख रहे हैं उसके पीछे सोडियम लॉरल सल्फेट लिखा होता है। सोडियम लॉरल सल्फेट बेसिकली एक वो केमिकल है जो कि झाग बनाने का काम करता है। अब भैया दांतों में झाग बनाने के लिए हम लोगों को धारणा बनी हुई है ना कि झाग बनानी है, झाग बनेगी तो साफ होंगे। हाँ, तो केमिकल डालना ही पड़ता है। अब जितने भी हेयर शैम्पूज हैं उनमें पैराबिन डालना पड़ता है। अब देखो कि लोग लिखते हैं पैराबिन फ्री, लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं? बिकॉज पैराबिन एक केमिकल है। और जितने भी आप आयुर्वेदा के नाम पे कॉस्मेटिक यूज करते हो उसमें एलोपैथी है ही है, केमिकल है ही है उसमें। कोई भी कॉस्मेटिक बिना केमिकल के बिना नहीं बन सकता। अब उसके पीछे देख लो यार, एसिड उसिड लिखे होंगे बस बहुत सारे, फलाना एसिड ढमकाना एसिड है। मेरी बात समझ, उसमें ये तो ना कि भैया इसमें ग्लो अश्वगंधा डला हुआ है। तो ये तो मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं, सर्वव्यापी चीज है भैया, पीछे पढ़ो जो उसमें लिखा हुआ आपको पता है उसमें। व्यूअर्स के लिए सर आप एक कोई होम रेमेडीज बता दीजिए अपने हेयर उसके लिए, हेल्थ के लिए या फिर स्किन की हेल्थ के लिए। कुछ नहीं भाई, पानी ज्यादा पियो, आंवले का मुरब्बा ज्यादा खाओ, हरी सब्जियां फल फ्रूट ज्यादा खाओ, मैदे से बचो, तली चीजें से बनो, जो मेयोनीज उन सब चीज़ों से बचो। जिसका पेट साफ है उसका फेस पे भी ग्लो है, उसका एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है और उसको थकान भी कम महसूस होती, चीज़ें बेटर हैं। हमें तो भैया बाल गंवाने के बाद बालों की अकल आई है कि भैया इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तो अकल ही नहीं थी। अपने अर्ली मेडिकल्स में पढ़ाई 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 और कुछ ज़िंदगी नहीं है, उसका काम काम काम, पैशन पैशन पैशन, अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया। बस जब उड़ गए, जब कहते हैं ना जब पछताए हो क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, हमारे तो खेत चुगे जा चुके हैं भैया। तो बताना चाहूँगा कि आंवले का मुरब्बा बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। एग जो है, जो वाइट पार्ट ऑफ एग है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और कोशिश करें कि कास्टिक फ्री जो शैम्पूज हैं वो आप हेयर्स पे इस्तेमाल करें, ताकि केमिकल्स जो हैं वो आपके हेयर्स को कम से कम टच करें। ये ना सोचिए कि उस ब्रांड ने ये क्लेम कर रखा है तो वो ऐसा ही होगा। अब आप समझ नहीं सकते कि क्लेम के चक्कर में बहुत कुछ क्लेम हो जाता है, बट उसका बेनिफिट आपको नहीं होता। आप मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके, इस्तेमाल करके देख चुके हैं। बट मैं फिर कहूँगा आप डॉक्टर के पास जाओ, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ। अगर आप कुछ रेकमेंड करते तो जरूर इस्तेमाल करो। अपने रोग को बढ़ने, जिस दिन आपको लगता है ना 25 20 30 बाल झड़ गए, डॉक्टर के पास पहुंच जाओ भैया। ये ना सोचो कि मैं इसको तेल लगा लूंगी, फलाना कर लूँ, ढुकाना कर लूंगी। कर लिया तो ठीक है ना भैया, आयुर्वेद के पास जाओ या एलोपैथी, किसी के पास मर्जी जाओ, तो डॉक्टर के पास जाओ यार, वो कुछ मतलब बढ़िया गाइड करेगा। ये ना कहो कि ये डाल दिया वो डाल दिया, बहुत बढ़िया बड़ी तरीके से प्रॉम्प्ट करके हमारे चैनल से बोला जाता है, अगर ऐसा है तो वैसा कर लीजिए, वैसा है तो वैसा कर लीजिए। कि भैया तेरे 4 बाल अभी हैं, शायद हो सकता है 2 साल बना है तो उसकी ऐड करने जोगा भी ना रहे, ठीक है ना। वो ऐड करी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, लोग मूर्ख बनी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं ट्रायल। इन द एंड बदनामी हमारी आयुर्वेद की हो रही है। उनको तो आयुर्वेद से लेना देने कुछ नहीं है, उन्हें तो ऐसे ही बस पैसे कमाने भाई, इधर उधर से बढ़िया बड़ी वीडियो डाल के बस भैया वो कमा रहे हैं और हम मूर्ख बन रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा यार सभी लोगों से, भाइयों प्लीज डॉक्टर्स बैठे हैं, डॉक्टर्स के पास जाओ, क्वालिफाइड बंदों के पास जाओ, जिसके पास एक्सपीरियंस उसके पास जाओ, जिस डॉक्टर के पास रश पड़ता है उसके पास जाओ। अगर वो आपको रेकमेंड करता है जरूर खाओ, उसका स्रोत है, उसकी रिसर्च है लाइफ की, उसका जिंदगी का तजुर्बा है, उसको शेयर करो यार। क्या जरूरत है, क्या आज आपका मतलब अपने घर बैठे क्यों सोचते हो ना कि घर बैठे इलाज करना है? हिल जाओ यार, आपका इलाज होना, किसी और का इलाज तो नहीं होना ना। बट घर बैठने के चक्कर में कहीं आप बहुत ज्यादा महंगा प्राइस ना भर दें, इस चीज से मैं डरता हूं। सर लास्ट ये जानना चाहूँगा, ये आयुर्वेदा में वात पित्त कफ ये क्या चीज़ है? हमारा जो पूरा शरीर है वो वात पित्त और कफ के अकॉर्डिंगली चलता है। जितने भी हमारे बॉडी में फ्लूइड्स हैं, जैसे घुटने में साइनोवियल स्पाइन फ्लूइड होता है, ठीक है, इस तरह ब्रेन में हमारे सेरिब्रो स्पाइन फ्लूइड होता है।
तो ये जो फ्लूइड्स हैं ये बेसिकली कफ का संचार है। नॉर्मल पोजीशन में ये कफ धातु से बनते हैं। ऐसे पित्त जो है, जितना हमारा बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितनी आंख की रोशनी है, ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, वो सारा पित्त से संदर्भ रखता है। जितनी हमारी मूवमेंट्स हैं, अब हम खा रहे हैं, आपने कभी सोचा हम यहां से अंदर फेंकते खाना, वो नीचे जाते हैं तो नीचे कैसे पहुंच जाता है? वो वायु से संदर्भ है। वो वायु उसको मूवमेंट कराती है। आपकी जहां भी मूवमेंट है, आपने हाथ हिलाना, आपका ब्रेन को जा रहा है, वो वात है। अपनी बात समझ? तो ये अगर ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम में चल रही हैं तो ये नॉर्मल बॉडी है। अगर इसमें एक भी चीज, अगर आपको एसिडिटी हो, आपका पित्त बढ़ गया, आपका फैटी पित्त बढ़ गया, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल होगा, आपका कफ बढ़ गया, अगर चीज बढ़ रही है तो वो दोष आपका प्रकोपित हो रहा है। और प्रकोपित दोष व्याधि बीमारी है। इट्स एज सिंपल एज एनीथिंग। तो अगर सर आपसे कांटेक्ट करना हो या हमारे व्यूअर्स हैं जो आपकी कोई सर्विसेज लेना चाहते हो, वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारा हॉस्पिटल है जी हांडा हेल्थ केयर सेंटर लुधियाना। हमारा ब्रांड है हर्बोवेदम के नाम से। हमारी वेबसाइट www.herbovedam.com पे आप जाकर के देख सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 9888773322। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9815045687। हमारा लुधियाना डीएमसी के नज़दीक चंदन नगर में हमारा हॉस्पिटल है। सो हम लोग 10 to 7 ऑपरेटेबल है। मोस्ट वेलकम एनी डे। सो शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया और हमारे व्यूअर्स को दिया। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।